नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गोवा की एक बेहद खूबसूरत और पुरानी सांस्कृतिक यात्रा पर चलने वाले हैं। लूसियो रॉड्रिग्स की बचपन की यादों के जरिए आज हम ये जानेंगे कि कैसे गोवा के पारंपरिक बेकर्स सिर्फ ब्रेड बनाने वाले नहीं थे, बल्कि वो उस जगह की संस्कृति की असली धड़कन हुआ करते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या एक साधारण सी ब्रेड रोजमर्रा के एक बेसिक खाने की चीज किसी पूरे राज्य के इतिहास और उसकी पहचान को डिफाइन कर सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन जब हम गोवा की बात करते हैं तो वहाँ का लोकल खानपान और वहाँ की पहचान एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, पुर्तगाली विरासत। दूसरा, बेकर के आने की वो संगीतमय सुबह। तीसरा, गोवा की परंपराओं में ब्रेड की भूमिका। और अंत में एक पैडर की असल जिंदगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली विरासत की और उन ऐतिहासिक भट्टियों की जो सदियों से आज तक कभी ठंडी नहीं हुई। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों का राज था और वो लोग अपनी बेहतरीन लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए काफी मशहूर थे। लेखक हमें बताते हैं कि वो लोग जो उस दौर में इन ब्रेड्स को बड़े चाव से खाया करते थे, हो सकता है आज वो इस दुनिया में ना हो, वो तो चले गए, लेकिन उन शानदार ब्रेड्स को बनाने वाले बेकर्स की पीढ़ियां आज भी गोवा में मौजूद हैं। उनके पूर्वजों की वो भट्टियां आज भी वैसी ही जल रही हैं और उनमें आज भी उसी पुराने तरीके से ब्रेड बनाई जा रही है। ये कला एक पिता से उसके बेटे तक ट्रांसफर हुई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है जिसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, पैडर। पुर्तगाली दौर में इन पारंपरिक गोंड बेकर्स को यही नाम दिया गया था और ये सिर्फ एक काम या पेशा नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी सांस्कृतिक पहचान बन गई थी। आज भी गोवा में बेकर्स को इसी ऐतिहासिक नाम यानी पैडर से ही जाना जाता है। आइए अब अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा सीधे लेखक के बचपन के उन शानदार यादों से जुड़ा है जो बेकर की उस संगीतमय सुबह के बारे में है। लेखक याद करते हुए बताते हैं कि वो बेकर उनके लिए सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि वो तो एक दोस्त, एक साथी की तरह था। उसकी रूटीन बिल्कुल फिक्स थी। वो दिन में 2 बार वहाँ से गुजरता था। पहली बार सुबह सुबह जब वो अपनी टोकरी में ताजा बेक्ड सामान लेकर बेचने निकलता था, और दूसरी बार वापसी के समय जब उसकी वो पूरी टोकरी खाली हो चुकी होती थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? बेकर की एंट्री। उनकी एंट्री बिल्कुल किसी हीरो की तरह होती थी। कोई आम एंट्री नहीं, बल्कि एक प्रॉपर म्यूजिकल एंट्री। जैंग जैंग। वो अपने साथ एक बांस की छड़ी लेकर चलते थे। एक हाथ से सिल पर रखी टोकरी को संभालते और दूसरे हाथ से उस बांस को जमीन पर पटकते, जिससे ये जैंग जैंग की सिग्नेचर आवाज निकलती थी। बस इसी आवाज से पूरा गांव सुबह सुबह उठ जाया करता था। आते ही सबसे पहले वो अपनी टोकरी नीचे रखते और घर की महिलाओं को बड़े आदर के साथ गुड मॉर्निंग कहते थे। लेकिन घरों के अंदर का माहौल कुछ और ही होता था। घर की नौकरानियां जैसे पास्कीन या बस्टीन बाहर आकर रोजमर्रा की वो सादी ब्रेड खरीदती थी, लेकिन बच्चों को इस सादी ब्रेड से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस गोल और मीठे आकार की ब्रेड बैंगल्स के दीवाने थे। हालांकि बच्चों को बेकर के पास जाने से रोका जाता था, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। वो छोटी दीवारों पर चढ़कर या उछक कर बेकर की टोकरी में अपनी वो फेवरेट मीठी ब्रेड बैंगल्स तलाशा करते थे। उन बच्चों को वो ब्रेड खाने की इतनी जल्दी होती थी कि वो सुबह ब्रश तक नहीं करना चाहते थे। और उनका लॉजिक सुनेंगे आप। उनका कहना था कि बाघ कभी अपने दांत ब्रश नहीं करते। उस समय गांव में लोग दातून का इस्तेमाल करते थे और पेड़ से दातून तोड़ना भाई मेहनत का काम था। तो बच्चों का साफ मानना था कि दातून करने की क्या जरूरत है, बाघ कौन सा ब्रश करते हैं, बस गरम गरम चाय पियो और वो चाय सारे दांत खुद ही साफ कर देगी। सारा फोकस बस तुरंत वो टेस्टी ब्रेड खाने पर था। क्या कमाल का बचपन का लॉजिक है ना। चलिए अब इन बचपन की यादों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी ब्रेड सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि गोवा की सांस्कृतिक परंपराओं का एक अहम हिस्सा थी। गोवा में ब्रेड का रोल सिर्फ सुबह के नाश्ते तक सीमित नहीं था। ये वहाँ के कल्चर में इतनी गहराई तक बसी थी कि कोई भी सगाई या शादी इसके बिना पूरी ही नहीं मानी जाती थी। अगर किसी शादी या फंक्शन में ब्रेड या उससे जुड़े बेकरी आइटम सर्व नहीं किए गए तो उस पूरे समारोह को बिल्कुल मीनिंगलेस माना जाता था। आप खुद सोचिए, एक बेकर का समाज पर कितना बड़ा प्रभाव था कि जीवन के सबसे बड़े और अहम आयोजनों की सफलता उसी के बनाए ब्रेड पर टिकी होती थी। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं, एक पारंपरिक पैडर की लाइफस्टाइल। उनका पहनावा कैसा था, उनका हिसाब किताब कैसे चलता था, आइए देखते हैं। समय के साथ इन बेकर्स के पहनावे में बड़ा दिलचस्प बदलाव आया। पुर्तगाली युग में बेकर्स एक खास तरह की ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। ये घुटनों तक लंबी एक सिंगल पीस फ्रॉक जैसी होती थी। फिर जब लेखक का बचपन आया तो बेकर्स का स्टाइल बदल गया और वो शर्ट के साथ हाफ पैंट या यूं कहें कि 3/4 पैंट पहनने लगे। और इस बात का असर आज भी इतना ज्यादा है कि अगर आज भी कोई गोवा की सड़क पर 3/4 पैंट पहने दिख जाए तो उसे तुरंत मजाक में पैडर कह दिया जाता है। और भाई उनका हिसाब किताब रखने का तरीका भी एकदम अनोखा था। आज के जमाने की तरह उनके पास कोई डिजिटल स्प्रेडशीट या ऐप नहीं था। उनकी असली स्प्रेडशीट तो घर की दीवारें हुआ करती थी। परिवार के बड़े बुजुर्ग हर दिन की ब्रेड का हिसाब बस दीवार पर पेंसिल से लिख दिया करते थे। बेकर रोज रोज पैसे नहीं मांगता था। महीने के अंत में दीवार पर लिखे उसी पेंसिल के मार्क्स को देखकर पूरे महीने का बिल एक साथ सेटल किया जाता था। उस वक्त बेकरी का ये बिजनेस बहुत ही लाभदायक और प्रॉफिटेबल माना जाता था। बेकर्स काफी अमीर हुआ करते थे, वो एक अच्छी जिंदगी जीते थे और अक्सर उनके घरों में खुद के नौकर भी होते थे। उनके घर में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं थी और इस बात का सीधा असर उनकी फिटनेस या कहे उनकी शारीरिक बनावट पर दिखता था। वो खा पीकर एकदम गोल मटोल और हृष्ट पुष्ट रहा करते थे। लेखक ने उनकी इसी गोल मटोल बनावट की तुलना बड़े ही मजाकिया अंदाज में एक कटहल यानी जैक फ्रूट से की है। और कमाल की बात देखिए, ये मजाक आज तक वहाँ कायम है। आज के समय में भी अगर गोवा में कोई व्यक्ति थोड़ा मोटा, हटा कट्टा और कटहल जैसी बनावट का होता है तो उसे हंसते हुए तुरंत एक बेकर कह दिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि बेकर की वो छवि आज भी लोगों के दिलों में कितनी ताजा है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे पुर्तगाली भट्टियों से लेकर उस झेंग झेंग की आवाज, शादियों की अहम परंपराओं और दीवार पर लिखे हिसाब किताब तक इन बेकर्स ने सच में गोवा की संस्कृति को आकार दिया है। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ।
अगर किसी दिन गोवा की ये ऐतिहासिक भट्टियां हमेशा के लिए ठंडी हो गई तो क्या ये खूबसूरत राज्य अपनी सांस्कृतिक आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं खो देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।